नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सर अपने इस न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के माध्यम से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल में आप टेट, सी टेट, सुपर टेट और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी विषयों की और सभी प्रकार के वीडियो प्राप्त करते हैं। मैं आज आपको फिर से एक बार मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं और मनोविज्ञान में हमने इससे पहले अधिगम की एक श्रृंखला प्रारंभ करी है और अधिगम की उस श्रृंखला में हमने सारे इम्पोर्टेंट्स जो सिद्धांत हैं अधिगम के उसको मैंने अध्ययन कराया है। और उसी क्रम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत, एक बहुत ही बार पूछा जाने वाला सिद्धांत जिससे हमेशा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, उसको लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस लॉकडाउन में आपके लिए और भी अधिक अच्छे वीडियो और भी अधिक अच्छी क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग हेल्प करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि वीडियो के अंदर है वो छूटे नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो कि है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है और इसके प्रतिपादक कौन हैं, इसके विषय में हम लोग पहले बात करें। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर इस सिद्धांत में आएंगे। देखिए, इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा हैं। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने इसका प्रतिपादन किया। अल्बर्ट बंडूरा जो है कनाडा के निवासी हैं और ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और वहीं पर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके एक सहयोगी हैं जिनका नाम है वॉल्टेयर। तो वॉल्टेयर के साथ मिलकर बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, ध्यान रखिएगा। और सन 1977 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और ये कनाडा के निवासी हैं या कनाडा में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद इनका जो प्रयोग है, हम बात करते हैं कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया। जैसे कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए किसी न किसी प्रयोग को अपना आधार बनाया है। तो प्रयोग इन्होंने किया है जोकर पर और बार्बी डॉल पर। कई सारे इन्होंने प्रयोग किए। तो जो जोकर और बार्बी डॉल का प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत भी पढ़ाए और संज्ञानात्मक अधिगम का भी सिद्धांत पढ़ाया। ये जो सिद्धांत है ये एक नोट करने वाली बात है। यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है, ध्यान से समझिएगा। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक अधिगम के बीच का सिद्धांत है। मतलब कि संज्ञानात्मक विशेषताएं भी हैं इसमें और व्यवहारात्मक विशेषताएं भी हैं इसमें। तो उसके एक बीच का एक सिद्धांत है। इसके बाद जिसमें माध्यम से इसके बाद इस सिद्धांत में बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ये मैंने देखा, इस सिद्धांत में बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं और किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए हमें उस सिद्धांत को, इस प्रयोग को जानना होता है। देखिए, जो अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं वो ये कहते हैं कि जो बालक है वह कुछ भी सीखता है तो अपने सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का मतलब होता है बालक जिस समाज में रहता है उसी समाज के व्यवहार प्रतिमानों को अपने अंदर आत्मसात करता है या उनसे सीखता है। जैसे बालक अपने माता पिता से, अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई बहनों से या अपने दोस्तों से या जिसके भी संपर्क में वो आता है समाज में रहते हुए, उससे वो क्रिया करना सीखता है, उससे वो अधिगम करता है। इसी को उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा है कि जब हम अपने समाज से अंतःक्रिया करते हैं और समाज में रहते हुए लोगों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं और अनुकरण करने से हम उन व्यवहारों को करना सीख जाते हैं, इसी को इन्होंने अधिगम कहा है। तो हम जिनके व्यवहारों का अनुकरण करते हैं उन्हें हम मॉडल कहते हैं या प्रतिमान कहते हैं। तो प्रतिमान क्या है? जैसे अगर मैं कोई भी व्यवहार अपने टीचर से सीख रहा हूँ या अपने अध्यापक से सीख रहा हूँ तो अध्यापक मेरे लिए
एक मॉडल का काम करेगा, एक प्रतिमान का काम करेगा। तो जो भी हमें सिखाएगा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से वह एक प्रतिमान है, वह एक मॉडल है। यानी जिसके माध्यम से बालक सीखता है उसे प्रतिमान कहते हैं या मॉडल कहते हैं। तो ये इनका सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयोगों को समझना होता है। तो इन्होंने जो है जोकर पर और बार्बी डॉल पर प्रयोग किया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो जो इनका सबसे फेमस प्रयोग है वो है बार्बी डॉल पे। तो हम लोग आइए देखते हैं कि इनका प्रयोग क्या है। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 60 बच्चों का एक ग्रुप लिया और 60 बच्चों के एक ग्रुप को 20-20 बच्चे करके 3 भागों में बांट दिया। देखिए ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। इन्होंने क्या किया कि पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, 3 ग्रुप में बांट दिया 20-20 बच्चों को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20-20 बच्चों को। अब उन बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में बंद करने के बाद उन्हें फिल्म दिखाई गई। तो कैसी फिल्म दिखाई गई, उनमें एक ऐसी फिल्म दिखाई गई कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट कमरा है, इसमें ऐसी फिल्म चलाई गई जिसमें एक छोटा सा बालक है और वह बालक, उसके हाथ में एक गुड़िया है और वह अपनी गुड़िया को मारता है, उसको पटकता है या उसके साथ हिंसक व्यवहार करता है। ये व्यवहार इन बच्चों ने देखा। इसके बाद जो दूसरा कमरा है वहाँ पर भी 20 बच्चे हैं। उन 20 बच्चों के सामने एक ऐसी फिल्म दिखाई गई जिसमें एक छोटा बच्चा है और वह अपनी जो उसकी डॉल है वो उस डॉल से बहुत प्यार करता है, उसको बड़े अच्छे से रखता है, सहलाता है और उसके साथ खेलता है। तो यानी कि अच्छा व्यवहार करता है। तो इन 20 बालकों ने इसको देखा। इसके बाद जो इनका तीसरा कमरा है वहाँ पर भी एक फिल्म दिखाई गई। तो उसमें जो बच्चा है वो डॉल से खेलता ही नहीं है, यानी कि कोई अनुक्रिया नहीं करता, ना ही उसको पटकता है, ना फेंकता है, ना उसको प्यार से सहलाता है, यानी कि कुछ नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो इन 20 बच्चों ने इसको देखा। तो इनका सिद्धांत ये है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अपने से बड़ों के माध्यम से जो क्रियाएं होते बच्चे देखते हैं उन्हीं को उन्होंने सीखते हैं। तो इन्होंने ये सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए ये प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो पहले ग्रुप के बच्चे हैं या पहले कमरे के बच्चे हैं, वो 20 बच्चे जब उनको डॉल दी गई तो उन्होंने डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उन्होंने देखा था, अर्थात वो डॉल के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जो दूसरे कमरे के बच्चे हैं उनको भी एक डॉल दी गई सभी बच्चों को, तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसा उन्होंने देखा था, यानी कि अच्छा व्यवहार किया। और तीसरे कमरे के बच्चों को भी डॉल दी गई, लेकिन इस कमरे में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, इसलिए बच्चों ने डॉल से खेलना पसंद नहीं किया, यानी कि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इससे जो है अल्बर्ट बंडूरा साहब एक निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि जो भी देखते हैं बच्चे बड़ों से करते हुए उसका अनुकरण करते हैं और उस अनुकरण के माध्यम से अधिगम होता है। इसी को उन्होंने सामाजिक अधिगम कहा है। ठीक है। अब सामाजिक अधिगम के 4 सोपान हैं या स्टेप हैं, यानी कि 4 स्टेप में बालक सीखता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ ये चारों स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसका उदाहरण भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रूव होता है। देखिए, पहला है व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण। तो व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण क्या मतलब, यानी कि बालक पहले अपने से बड़े के द्वारा किए गए व्यवहार का अवलोकन करता है, उसको इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष करता है, अर्थात देखता है, सुनता है, समझता है। इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण करना। तो सबसे पहले बालक हो रहे व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, उसको देखता है। इसके बाद व्यवहार का स्मरण करना। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद बालक अपने दिमाग में उस व्यवहार को बैठा लेता है। इसको कहते हैं मेंटल इमेज बनना, यानी कि प्रत्यक्षीकरण करने के बाद किसी भी व्यवहार का मेंटल इमेज या मानसिक प्रतिबिंब बालक के मस्तिष्क में बैठ जाता है। इसी को कहते हैं व्यवहार का स्मरण करना, अर्थात वह चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद स्मृति को क्रिया में बदलना। तो जब मेंटल इमेज बन गया है, इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, जो भी व्यवहार उन्होंने देखा
उसको उन्होंने आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद उसका स्मरण किया, यानी मेंटल इमेज के रूप में उसको सेव कर लिया अपने दिमाग में। फिर उसको स्मृति के आधार पर क्रिया में बदलने की कोशिश करते हैं। अर्थात देखिए, बच्चे आपको ताली बजाते दिखेंगे तो बच्चे फिर कोशिश करेंगे कि वो भी ताली बजाएं। बच्चे ने ताली बजाया तो मम्मी ने भी ताली, मम्मी ने ताली बजाया तो बच्चे ने भी ताली बजाया। अर्थात जो उन्होंने सेव किया है अपने दिमाग में मेंटल इमेज के रूप में, उसको क्रिया में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्मरण को क्रिया में बदलने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद व्यवहार का पुनर्बलन। देखिए, पुनर्बलन से कोई भी चीज़ स्थायी होती है। अगर किसी भी क्रिया को करने के बाद पॉजिटिव पुनर्बलन मिलता है तो वो चीज़ बालक जल्दी सीख जाता है। अगर कोई नेगेटिव पुनर्बलन मिलता है तो उसको बालक करना धीरे धीरे बंद कर देता है। जैसे अब स्मृति के आधार पर बच्चे ने कुछ सीखा और उसने अपने बड़ों के सामने किया और वो समाज में स्वीकृत है, तो उसके लिए पॉजिटिव पुनर्बलन मिलेगा, अर्थात वो चीज़ वो सीख जाएगा। जो चीज़ें समाज में स्वीकृत नहीं हैं वो उनके लिए नेगेटिव पुनर्बलन मिलेगा और धीरे धीरे बच्चा उसको करना बंद कर देगा। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण से समझें, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो समाज में स्वीकृत होती हैं। जैसे कि मम्मी ने ताली बजाना सिखाया तो बच्चा भी ताली बजाएगा, तो मम्मी मुस्कुराएगी, मुस्कुराने के बाद बच्चे को पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव पुनर्बलन है। और जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी बड़ों को कोई भी चीज़ अपने मुंह में रखे हुए देखते हैं, कोई पेन है या कुछ भी है, तो वो छोटे बच्चे भी उनके अनुकरण करते हैं, वो भी पेन मुंह में रखते हैं। लेकिन बड़े क्या करते हैं, उनको डांट देते हैं कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे उस क्रिया को करना बंद कर देते हैं। अर्थात पुनर्बलन के माध्यम से व्यवहार में स्थायित्व आता है, व्यवहार स्थायी होता है और बालक बार 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 उसको करके सीखने का प्रयास करता है या सीख लेता है। तो ये 4 स्टेप है इसके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के, और बंडूरा का ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब इसका शिक्षा में भी बहुत अधिक महत्व है। देखिए, जब भी बालक जिस भी परिवार में होता है, उस परिवार में उसे जो भी शिक्षा दी जाती है वो उसके व्यवहार में दिखाई देती है। अगर हम किसी भी बच्चे को एक स्वस्थ और अच्छा वातावरण देंगे, एक नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण वातावरण देंगे, तो वो एक राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनकर उभरेगा। और अगर हम अपने परिवार में बच्चों की केयर अच्छे से नहीं करेंगे, उनको अच्छी परवरिश नहीं देंगे, तो धीरे धीरे बिगड़ता चला जाएगा। तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत यही कहता है कि अच्छी आदतों के निर्माण में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के सामने खुद अच्छी आदतें डालिए, बच्चों के सामने अच्छे से बिहेव करिए, बच्चा उसको सीखेगा। इसके बाद अनुचित व्यवहार को समाप्त करना। बच्चे के अनुचित व्यवहार को आप नेगेटिव पुनर्बलन के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं और बच्चों के सामने खुद भी कोई ऐसा व्यवहार प्रस्तुत ना करिए जो कि समाज सम्मत नहीं है। इसके बाद अनुकरण द्वारा नैतिक मूल्यों की शिक्षा। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को करके सिखाई जाती हैं कि बच्चे ऐसे करो, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। तो मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए भी ये सिद्धांत बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है। ये इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि आपको मेरा यह सिद्धांत समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है मैं अगले वीडियो पर उस पर डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेजें, ताकि हम और भी अच्छे से और भी दुगनी ऊर्जा से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।